हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आई एम विवेक सिंघल फ्रॉम tradingwithvivek.com। और आज हम बात करने वाले हैं आईटीसी के बारे में। आईटीसी को डिस्कस करने का जो रीज़न है कि काफ़ी अच्छी रैली यहाँ पर आईटीसी स्टॉक ले चुका है और काफ़ी सारे अदर स्टॉक्स यहाँ पर डाउन चल रहे हैं। तो एक बार इसको डिस्कस किया जाए यहाँ पर कि क्या यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग बनती है या इसको होल्ड करना चाहिए। लेकिन जब मैं ये सारी बातें कर रहा हूँ कि हमें प्रॉफिट बुक करना चाहिए या इसको होल्ड करके रखना चाहिए, तो मेरी यहाँ पर किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है बाय या सेल करने की। मेरा पर्पस यहाँ पर आपके सामने चार्ट पैटर्न्स को रखना है, जिससे आप चीज़ों को समझ सको और आपके सामने कुछ फाइनेंशियल्स को डिस्कस करना है, क्योंकि समटाइम्स हम यहाँ पर मिस्टेक करते हैं आईटीसी को प्योर एफएमसीजी प्लेयर समझने की, और इसको कंपेयर करने लगते हैं हिंदुस्तान यूनिलीवर से, जो मेरे हिसाब से 100% ठीक नहीं होता। ऐसा नहीं है कि इसके प्रोडक्ट्स हिंदुस्तान यूनिलीवर के प्रोडक्ट से मैच नहीं करते, करते हैं, ऑफ कोर्स करते हैं, लेकिन बाकी भी चीज़ें यहाँ पर काफ़ी इन्वॉल्व्ड हैं, तो उसको डीप में जाकर, डिटेल में जाकर थोड़ा-सा कुछ सीखने की कोशिश करते हैं कि वो कौन-कौन से फैक्टर्स हैं जब हमें आईटीसी को एनालाइज़ करते हुए, आईटीसी को स्टडी करते हुए ध्यान में रखने चाहिए, और क्या यहाँ पर चार्ट पैटर्न कहता है। तो मेरी किसी भी तरह की रिकमेंडेशन नहीं है जो मैंने बताया, लेकिन साथ में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, रेगुलर अपडेट्स के लिए अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, एंड यू कैन फॉलो मी ऑन ट्विटर ऑल्सो। ट्विटर का यहाँ पर मैंने नीचे आपको अपना हैंडल दिया हुआ है, आप ट्विटर पर मुझे ट्विटर पर मुझे फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए, क्विक अपडेट्स के लिए। तो यहाँ पर जब हम बात करते हैं तो एक बार फाइनेंशियल्स की बात करते हैं। बिजनेस का हम सबको पता है, और बिजनेस को समझने के लिए वैसे एक सिंपल सा तरीका होता है। यहाँ पर जैसे प्रोडक्ट सेगमेंट में हम जाते हैं तो हमें पता चलता है एफएमसीजी सिगरेट, सिगरेट से हमें यहाँ पर कितनी सेल्स आती है, और एग्रीकल्चर बिजनेस से कितनी सेल्स आती है। एफएमसीजी अदर्स, जो ये एफएमसीजी अदर्स है, बेसिकली दिस इज द पार्ट जो हिंदुस्तान यूनिलीवर के साथ यहाँ पर कंपेरेबल है। उससे अलग पेपर बिजनेस से कितना है, अदर्स एंड होटल्स बिजनेस से कितना है। तो ये, और इसके बाद लेस इंटर सेगमेंट, यानी कि एक ही बिजनेस की सेल्स दूसरे बिजनेस में अगर जाती है। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर ने यहाँ पर कुछ प्रोडक्ट को सेल किया एफएमसीजी के लिए, तो यहाँ पर ये इंटर सेल्स हो जाती है और यहाँ पर सेल्स एनहेंस हो जाती है। तो यहाँ पर कुल मिलाकर उस सेल्स को जो इंटर डिपार्टमेंट है, इंटर यूनिट्स है, इंटर सब्सिडरी कंपनीज है, उसको लेस किया गया है 5800 से। तो ऐसी बहुत सारी सेल्स होगी जो पहले एफएमसीजी में होगी, वो एग्रीकल्चर में गई होगी, या एग्रीकल्चर वाली यहाँ पर एफएमसीजी में आई होगी, या फिर एफएमसीजी वाला प्रोडक्ट इन्होंने सेल किया होगा अपने होटल बिजनेस को या अदर बिजनेसेस को। तो ये सारे यहाँ पर प्रोडक्ट्स हैं। उसके साथ में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अभी जो इनके नंबर्स आए हैं, नंबर्स दिसंबर क्वार्टर के अच्छे नंबर्स आए हैं। सेल्स में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई। अगर हम सेल्स के कंपैरिजन की बात करने लगे, लास्ट ईयर दिसंबर 21 में जो सेल्स थी दैट वाज 17,000 करोड़। नाउ दिस इज 17,700 करोड़, ऑलमोस्ट 600 करोड़ का यहाँ पर इंक्रीमेंट है सेल्स में। दैट इज ओनली 4% इंक्रीमेंट। 4% इंक्रीमेंट कुछ भी खास इंक्रीमेंट नहीं है, लेकिन ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन यहाँ पर क्योंकि इंक्रीज हुआ है, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज होने की वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमारा सेल्स के कंपैरिजन में उससे ज्यादा ग्रो किया है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमेशा ऊपर नीचे होता रहता है, तो मैंने ये चीज हमेशा देखी है, जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हमारा ज्यादा हो जाए तो हमें थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट हो जाना चाहिए कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन हाई साइड पर हैं, ये हो सकता है कि हाई साइड पर मेंटेन ना रहें और ये टाइम के चलते नीचे आ जाएं, क्योंकि बहुत सारे बिजनेसेस कभी पीक डिमांड में रहते हैं, कभी कम होते हैं, तो उन सब चीजों का फर्क पड़ता है। तो यहाँ पर जितना भी रिटेल इन्वेस्टर है, वो जनरली इस बात को उल्टा देखते हैं कि जब ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपैरिजन में सेम ही कंपनी के बाकी क्वार्टर के कंपैरिजन में जब नीचे आ जाता है, उसके चलते प्रॉफिट कम हो जाते हैं, तो उस चीज को बेकार माना जाता है, क्योंकि शेयर प्राइस उसके साथ में नीचे आ जाता है। और जब कभी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऊपर होता है, जैसे यहाँ पर बढ़ा हुआ है अभी, अगर हम वापस से देखें 33% के कंपैरिजन में जो लास्ट ईयर दिसंबर में था, अभी 38% है। तो यहाँ पर 5% से ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा हुआ है, इसके चलते यहाँ पर स्टॉक प्राइस भी काफी ऊपर है। तो इसको जनरली अच्छा समझा जाता है और यहाँ पर उम्मीद की जाती है दैट कंपनी इज डूइंग गुड, वेयर एज ये सेल्स से ज्यादा हमें यहाँ पर इस चीज को ध्यान में रखना चाहिए। सेल्स कितना ग्रो किया, सेल्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ 4% ग्रो की है। ऑलमोस्ट सेम ही सेल्स है, 17,100 करोड़ लास्ट ईयर थी और अभी 17,700
700 करोड़ है, सिर्फ और सिर्फ 600 की यहाँ पर सेल्स इंक्रीज हुई है, जो 4% भी इंक्रीमेंट नहीं है। दिस इज 3.5%। तो जितना भी प्रॉफिट आया है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन बढ़ने से आया है, जो वापस से कम भी हो सकता है, क्योंकि 38% इज ऑन द हायर साइड। अगर हम लास्ट 12 क्वार्टर्स के नंबर्स को देखने लगे, 39% वाज द मैक्सिमम, उसके बाद 38%, 28, 36, 37, 34, सो 34, 35 ये नॉर्मली रहता है इन सब का, अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन देखने लगे। उसके बाद में जो अदर इनकम है, अदर इनकम इज ऑल्सो ऑन द हायर साइड। यहाँ पर 600 करोड़ की है, जबकि नॉर्मली 400 करोड़ के आसपास होती थी। तो इन दोनों नंबर्स की वजह से यहाँ पर जो नेट प्रॉफिट है वो 5000 करोड़ हुआ है 4127 करोड़ की कंपैरिजन में। लेकिन फिर भी प्रॉफिट इज प्रॉफिट, तो यहाँ पर हाईएस्ट एवर प्रॉफिट है और हाईएस्ट एवर सेल्स है। हाईएस्ट एवर सेल्स नॉट इन टर्म्स ऑफ when we are comparing this with the last quarterly results, but this is highest ever when we are comparing with the सेम क्वार्टर इन द लास्ट ईयर। तो हाईएस्ट एवर हम यहाँ पर सेल्स नहीं कह सकते, क्योंकि हाईएस्ट एवर सेल्स थी 18,000 करोड़, अभी दिस इज 17,000 करोड़। लेकिन हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट जरूर कहेंगे, क्योंकि हाईएस्ट एवर नेट प्रॉफिट आया है 5,000 करोड़। और अगर सेम प्रॉफिट भी नेक्स्ट यहाँ पर 4 क्वार्टर्स में आता है, देन दिस इज गोइंग टू बी 20,000 करोड़ रुपीज ऑफ नेट प्रॉफिट। और 20,000 करोड़ रुपीज ऑफ नेट प्रॉफिट के हिसाब से जब मार्केट कैपिटलाइजेशन 4,64,000 करोड़ है, तो इसका स्टॉक पीई आता है हमारा 23 मल्टीपल का स्टॉक पी आता है। 23 का स्टॉक पी ये एक्चुअल में पास्ट डेटा का नहीं है, ये फॉरवर्ड पी ही है। फॉरवर्ड पी तभी कैलकुलेट होता है जो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट 4 क्वार्टर्स में इंक्लूडिंग करंट क्वार्टर प्रॉफिट हमारा कितना यहाँ पर नेट प्रॉफिट आएगा, उसके हिसाब से मार्केट कैपिटलाइजेशन को उससे डिवाइड करके पी रेशियो यहाँ पर कैलकुलेट किया जाता है। तो एवरीथिंग लुक्स फाइन जब हम यहाँ पर पी रेशियो की बात करते हैं 23 की। और अगर हम यहीं पर एक बात करने लगे स्क्रीनर डॉट इन ओपन करके, और यहाँ पर अगर हम हिंदुस्तान यूनिलीवर की बात करते हैं, जो पूरी तरीके से एफएमसीजी कंपनी है, हिंदुस्तान यूनिलीवर नीचे है, हम इसको क्लिक करते हैं, देन दिस इज 61 हमारा जो पी रेशियो है वो पास्ट डेटा के बेस पर है। लेकिन अगर इसमें भी हम सेम ही कैलकुलेशन करने लगे, विच इज 2481 यहाँ पर 1 क्वार्टर का नेट प्रॉफिट है, पूरे साल का 10,000 करोड़ बैठता है। 10,000 करोड़ के हिसाब से दिस कम्स 60 पीई। तो 60 पीई काफी ज्यादा है आईटीसी के कंपैरिजन में। लेकिन आईटीसी को हिंदुस्तान यूनिलीवर के पीई से सीधा कैलकुलेट करना उतना सही नहीं है, खासतौर से जब जब स्टॉक प्राइस काफी ऊपर आ गया। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि अगर हम यहां पर आईटीसी का सेगमेंट देखने लगे, जैसा मैंने पहले आपको ओपन भी करके दिखाया था, तो एफएमसीजी के सेगमेंट में जो टोटल सेल्स है, टोटल सेल्स हमारी कितनी है, अगर हम एक बार देखें इस बात को, टोटल सेल्स हमारी है, पूरे साल की मैं सेल्स की बात कर रहा हूं, आईटीसी की बात कर रहे हैं, दिस इज 70,000 करोड़। और 70,000 करोड़ को अगर हम बाइफरकेट करके देखें तो एफएमसीजी की यहां पर सेल्स कितनी है, एफएमसीजी की सेल्स है 16,000 करोड़। सो 70,000 करोड़ 16,000 करोड़ 70,000 करोड़ के कंपैरिजन में दिस इज ओनली 22%। और अगर हम नेट प्रॉफिटेबिलिटी की बात करने लगे यहां पर, दैट इज प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड इंटरेस्ट। ऑफ कोर्स हमें टैक्स एंड इंटरेस्ट से पहले ही इस केस में, कंपैरिजन के केस में, प्रॉफिट को देखना चाहिए। उसका बड़ा सिंपल सा रीजन है, क्योंकि जो टैक्स है और इंटरेस्ट है उसको सेपरेट करने की जरूरत नहीं है, वो हमारी सेल्स के हिसाब से हो जाएगी, नेट प्रॉफिट के हिसाब से हो जाएगी। तो यहां पर अगर हम देखें जो टोटल प्रॉफिट है, हम एक बार इसको पहले क्लोज करते हैं जो सेगमेंट है, और नेट प्रॉफिट देखते हैं कितना है। नेट प्रॉफिट इज 18,500 करोड़ पूरे साल का। और अब हम इसको हम 18,500 करोड़ के बदले प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखते हैं, और उसमें भी इंटरेस्ट तो ना के बराबर है, तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स 24,600 करोड़ है। हम इसको बाइफरकेट करके देखते हैं तो अमाउंट यहां पर मेंशन हो जाती है। जो एफएमसीजी अदर्स है दैट इज 935 करोड़ रुपीस, जो बाकी सबके कंपैरिजन में बहुत छोटा है। अगर हम यहां पर मार्जिन की बात करने लगे, मींस परसेंटेज की बात करने लगे, सो एफएमसीजी वाला बिजनेस सिर्फ और सिर्फ 6% प्रॉफिट यहां पर दे रहा है, जबकि सेल्स कितनी है टोटल के कंपैरिजन में, सेल्स हमारी 22% है। यानी कि ओवरऑल जितनी सेल्स है, सेल्स का 22% एफएमसीजी से आता है, लेकिन नेट प्रॉफिटेबिलिटी में दैट
दैट इज ओनली 6%। इसी के कंपैरिजन में जो एफएमसीजी है, एफएमसीजी पूरे के कंपैरिजन में 40% से भी कम आता है। सिगरेट की बात कर रहे हैं, यहां पर सिगरेट 26,000 है 70,000 के कंपैरिजन में, बिकॉज टोटल सेल्स इज 70,000 करोड़ और यहां पर सिगरेट से सेल्स है 26,000 करोड़, विच इज 44% 45%, यहां पर हम 46% की भी बात कर सकते हैं। तो उसके बाद में लेकिन जो नेट प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट इज ओनली 6%। तो यहां पर आईटीसी का एफएमसीजी बिजनेस इज नॉट दैट ग्रेट बिजनेस, जिसकी वजह से उसको इतने हाई पीई रेशियो हम दे पाए। तो इसको हिंदुस्तान यूनिलीवर से यहां पर कंपेयर करना बिल्कुल भी सही नहीं है। हम यहां पर देख चुके हैं कि एफएमसीजी बिजनेस ग्रो तो कर रहा है, यहां पर आईटीसी का 22% तक यहां पर सेल्स ला चुके हैं टोटल सेल्स में, लेकिन ओवरऑल अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो यहां पर प्रॉफिटेबिलिटी वो नहीं ला पा रहे हैं। प्रॉफिटेबिलिटी ओवरऑल नेट प्रॉफिट का सिर्फ और सिर्फ 6% है, इसीलिए यहां पर जो ग्रोथ है वो उतनी स्पीड से शायद नहीं चलेगी। उसके बाद में सिगरेट की जहां तक हम बात करें तो सिगरेट में ग्रोथ सेम स्पीड से, उससे बहुत ज्यादा स्पीड से आना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि लास्ट 5 ईयर से यहां पर एज सच कोई ग्रोथ नहीं है सिगरेट्स में। हालांकि जो नेट प्रॉफिटेबिलिटी यहां पर एफएमसीजी है उसमें ग्रोथ आई है, लेकिन ओवरऑल सेल्स के कंपैरिजन में यहां पर ग्रोथ बहुत कम है। और यहां अगर हम होटल बिजनेस की बात करने लगे देन होटल बिजनेस इज नॉट डूइंग गुड, लॉस मेकिंग है, यहां पर नेगेटिव है होटल बिजनेस में। और होटल बिजनेस अगर अभी भी नेगेटिव है यहां पर लास्ट 4 क्वार्टर्स में, ट्रेलिंग 12 मंथ्स में, तो ये होटल बिजनेस एक्चुअल में प्रॉफिट देगा कब, ये एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। क्योंकि लास्ट 4 क्वार्टर्स में जिस तरीके से होटल बिजनेस ने ऑल ओवर इंडिया बूम किया है, जिस तरीके से जो उनके रेंटल्स हैं रूम्स के वो स्काई रॉकेट हो चुके हैं, उसके बावजूद अगर यहां पर लॉस मेकिंग बिजनेस है, तो ये कहीं से भी अच्छी बात नहीं है और ये किसी भी तरीके से सेंसिबल नहीं बनता। जबकि होटल बिजनेस में 6,600 करोड़ रुपीस का यहां पर कैपिटल एम्प्लॉय हुआ है, और एफएमसीजी बिजनेस में, सिगरेट वाले बिजनेस में सिर्फ 2300 करोड़ का है। सो 2300 करोड़ रुपीस का बिजनेस नेट प्रॉफिट देता है 15,000 करोड़ रुपीस का, और यहां पर जो होटल बिजनेस है 6,600 करोड़ का, दैट इज गिविंग ए प्रॉफिट ऑफ नेगेटिव 185 करोड़, यानी कि यहां पर ये लॉस दे रहा है। और उसके साथ में जो पेपर बिजनेस है, पेपर बिजनेस हैज ग्रोन अप, लेकिन मजेदार बात नहीं है अगर ओवरऑल देखा जाए कि होटल बिजनेस इज इन लॉस, जहां पर इतना बड़ा इन्होंने यहां पर स्पेंडिंग की हुई है। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए अगर हम इसको ऑफ कोर्स अगर हम फिर से बात करें कि एग्रीकल्चर बिजनेस से कितनी प्रॉफिट है, वो सारे डेटा यहाँ पर लिखे हुए हैं, लेकिन एफएमसीजी बिजनेस से यहाँ पर एज सच कुछ भी नहीं आता, और जितनी भी ग्रोथ नजर आती है सिर्फ वहीं पर है, और ओवरऑल प्रॉफिट का वो सिर्फ 6% है। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से लगातार ग्रो नहीं करता रहेगा आईटीसी, यहाँ से लगातार ग्रोथ ही नजर आती है, क्योंकि नेट डेट फ्री कंपनी है, किसी भी तरह का यहाँ पर डेट नहीं है कंपनी के ऊपर। अगर हम बैलेंस शीट की बात करने लगे और बैलेंस शीट में अगर जाकर देखें तो डेट नहीं है, ओनली 253 करोड़ रुपीस का डेट है, विच इज नथिंग, क्योंकि उससे ज्यादा तो इनके पास कैश होगा। 4,841 करोड़ रुपीस का कैश है, तो ये डेट तो ना के बराबर है, किसी रीजन से लिया होगा, उसमें बहुत ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन ओवरऑल देखें तो यहाँ पर डिविडेंड पे करने के बाद में जो अपना पैसा है कंपनी का, उसमें एज सच कुछ भी ग्रोथ नहीं है। 64,000 करोड़ में से एक अच्छा खासा डिविडेंड पे किया था, वापस से सेम ही अमाउंट हो गई है जो कंपनी का अपना पैसा है, तो कुछ खास ग्रोथ नजर नहीं आती। जबकि हिंदुस्तान यूनिलीवर में अगर हम सेम ही नंबर को देखने लगे रिजर्व को, तो रिजर्व में भी यहाँ पर ये एक एक्चुअल में डिफरेंट रिजर्व है, क्योंकि इन्होंने कॉम्प्लान को परचेज, हॉर्लिक्स को यहाँ पर परचेज किया था। हॉर्लिक्स को परचेज करने की वजह से जो इन्होंने शेयर स्वैप किए थे उसकी वजह से यहाँ पर रिजर्व ज्यादा है, तो इसको यहाँ से कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन ओवरऑल ग्रोथ है कंपनी में, लेकिन मेन पोर्शन जो जाता है वो सिर्फ और सिर्फ सिगरेट बिजनेस को जाता है, और जो इनका एफएमसीजी बिजनेस है वहां पर उतनी ज्यादा ग्रोथ नहीं है, और प्रॉफिटेबिलिटी वहां पर उतनी ज्यादा अच्छी नहीं है। अब यहां पर एक सबड्यूड सी परफॉर्मेंस है, और हम इस बात को भी यहां पर कंपेयर कर चुके हैं। जो रेवेन्यू है, रेवेन्यू में बहुत ज्यादा ग्रोथ नहीं आई है, और रेवेन्यू में भी अगर हम यहां पर ब्रेकअप देखने लगे तो रेवेन्यू में जितनी भी ग्रोथ है वो सिर्फ और सिर्फ एफएमसीजी में ही हमें यहाँ पर, सॉरी सिगरेट में हमें नजर आती है 1000 करोड़ की। अगर हम एफएमसीजी अदर्स की बात करने लगे तो बहुत ज्यादा ग्रोथ यहाँ पर नजर नहीं आती, और
एग्रीकल्चर बिजनेस यहाँ पर बहुत ज्यादा डाउन नजर आता है। और इतना ज्यादा डाउन होना ये अच्छी बात कभी भी नहीं है कि लास्ट ईयर 21 में एग्रीकल्चर बिजनेस 5157 करोड़ रुपीस की सेल्स थी और अभी काफी कम हो गई है। तो ये सही चीजें नहीं है। ओवरऑल आई एम ओके, मैं बहुत ज्यादा नहीं बोलूंगा इसमें, लेकिन अगर हम यहाँ पर टेक्निकल्स की बात करने लगे तो टेक्निकल्स में मुझे एक चीज साफ साफ नजर आती है कि ये यहाँ पर मुझे रुकता हुआ नजर आता है। अगर आपको याद हो 2017 में यहाँ पर एक टॉप आइलैंड रिवर्सल बना था, यानी कि ये गैप अप था। गैप अप के बाद में कुछ कैंडल्स थी जिसको डिस्ट्रीब्यूशन का नाम दिया जाएगा क्योंकि यहाँ पर माल निकाला गया, और उसके बाद में गैप डाउन हुआ। और इस जो मैंने आपको सर्कल बनाकर दिखाया यहाँ पर ना तो इससे पहले कैंडल्स टच हुई इस पीरियड में और ना ही उसके बाद कैंडल्स टच हुई, तो इसको आइलैंड रिवर्सल कहते हैं। ये टॉप आइलैंड रिवर्सल था जो बेरिश होता है। और सेम लेवल से यहाँ पर मुझे सेल ऑफ नजर आता है अभी, क्योंकि सेम लेवल पर ही अगर हम एक बार लाइन यहाँ पर ड्रॉ करने लगे तो सेम लेवल पर जाने से पहले इमीडिएटली यहाँ पर हैवी वॉल्यूम के साथ अभी यहाँ पर 2 दिन प्राइस को बढ़ाया गया, लेकिन प्राइस बढ़ाकर यहाँ सस्टेन होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। साथ के साथ यहाँ पर सेल ऑफ आई, फिर सेम लेवल पर रुका और फिर यहाँ पर फिर से सेल ऑफ आई और अभी वापस से चढ़ने में थोड़ा सा मुश्किल हुआ। तो यहाँ बेसिकली इससे पहले भी अगर हम सेल ऑफ की बात करने लगे तो सेल ऑफ में हम मुझे यहाँ पर भी एक डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है कि टॉप बनाया, वापस से नीचे आना शुरू हुआ, ये भी यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है। और इसके बाद में ये भी सेम ही डिस्ट्रीब्यूशन नजर आता है। अब ये जरूर हो सकता है कि इसी रेंज में ये स्टॉक प्राइस ऐसे मूव करता रहे, थोड़ा सा ऊपर भी जा सकता है, ऐसी बात नहीं है, यहां से ऊपर जा सकता है 420 410 के आसपास जा सकता है, लेकिन फिर से नीचे आता हुआ मुझे साफ साफ नजर आता है। और एक ये पर्टिकुलर लेवल जो इसने पहले टच किया, ये बार बार टच होता हुआ नजर आता है। तो मेरा मानना यहां पर ये है, इस हैवी 2 डेज की वॉल्यूम को ध्यान में रखते हुए, जो ये 2 दिन की वॉल्यूम है, जो यहाँ पर कोशिश की गई ऊपर जाने की, लेकिन उसके बाद में यहाँ पर पिटाई की गई स्टॉक प्राइस की और सीधा वापस से अंडर प्रेशर नजर आया। और सबसे बड़ी बात, जो ये रेड कैंडल है यहाँ पर, जो यस्टरडे की रेड कैंडल है, इसमें जिस टाइम पर ओपन हुआ दैट वाज द हाई और वही हाई रह गया, यानी कि ओपन प्राइस और हाई प्राइस टॉप पर पहुंचकर जब बिल्कुल सेम नजर आए और वो एक वापस से रिवर्सल नजर आए, तो ये चीज साफ साफ मुझे नजर आती है कि यहाँ पर फिलहाल पीक बन गया है और ये पीक बनता हुआ नजर भी आता है। अब जैसे बात ये आती है कि विवेक भाई, आज की डेट में व्हेन एवरीथिंग इज कमिंग गुड, ऑल रिजल्ट्स आर गुड, उस टाइम पर आप बोल रहे हो कि यहाँ से पीक बनते हुए नजर आता है। और इससे पहले जब स्टॉक प्राइस नीचे था तब एक्चुअल में हर कोई डर रहा था। इस पूरे पीरियड में एवरीबडी वाज फियरफुल, बट आई वाज नॉट फियरफुल। अगर हम यहाँ पर आप सर्च करके देखोगे, आईटीसी विवेक सिंघल को सर्च करोगे, तो मैंने 6 मंथ्स पहले भी वीडियो बनाई थी। एट दैट टाइम द प्राइस वाज 300, और उससे पहले 1 ईयर पहले वीडियो बनाई थी, तब प्राइस 200 था। और 2 इयर्स पहले भी वीडियो बनाई थी, उस टाइम पर प्राइस इसका 216 के आसपास था। इससे पहले भी वीडियो बनाई थी, तो आई हैड ऑलरेडी मेड 4 वीडियोस ऑन आईटीसी। और जब सबसे पहली वीडियो थी तब इसका प्राइस 183 था। 183 से ऑलमोस्ट अभी 400 के आसपास प्राइस का आना, जो इसने हाई टच किया, दैट इज 388। तो स्टॉक प्राइस यहाँ से डबल हो चुका है 2 इयर्स में। और लास्ट 1 ईयर में भी एक्चुअली डबल ही हुआ है। 200 का प्राइस था अब से 1 ईयर पहले। तो उस टाइम पर पीपल वर सेइंग कि ये कंपनी बेकार हो गई है, ऐसा वैसा 50,000 तरह की चीजें। और अभी अब इसकी रिपोर्ट्स अच्छी आनी शुरू हो गई हैं व्हेन स्टॉक प्राइस इज गोइंग अप। तो ये एक जनरल सी टेंडेंसी है रिटेलर्स की भी, और जो यहाँ पर रिसर्च एनालिस्ट रिपोर्ट निकालते हैं, खासतौर से जो फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स वाले जो बड़े बड़े रिसर्च हाउसेस हैं, जिसमें एसएनपी की भी बात करते हैं। एसएनपी को मुझे एसएनपी बोलना अच्छा नहीं लगता, मैं उसको स्टैंडर्ड एंड बिलो स्टैंडर्ड पुअर, इस तरह की बातें। स्टैंडर्ड पुअर तो वो पुअर ही नजर आता है मुझे हमेशा। जब भी स्टॉक प्राइस किसी अच्छी कंपनी का नीचे आ जाता है तो उसमें बुराई दिखने लगती है, स्टॉक प्राइस ऊपर चला जाता है तो उसमें अच्छाई दिखने लगती है। और खासतौर से उनका जब भी काम होता है वो इंडियन अच्छी कंपनीज पर और इंडियन मार्केट पर एक गैम्बलिंग की जैसा मूव बनाने वाला उनका तरीका होता है। वो हमेशा रिटेल इन्वेस्टर्स को जितनी भी रिपोर्ट्स आती हैं वो फंसाने वाली ही तरह की रिपोर्ट्स होती हैं। आप इस बात को अगर विश्वास नहीं होता, एक बार उनका पूरा डेटा उठाकर देखना, जितनी भी उनकी आज तक की न्यूज आई है उन सबको उठाकर देखना। तो
मैं इसमें आपके लिए ये होमवर्किंग है कि आप वर्किंग खुद से करो, एक बार होमवर्क करो, आपको आइडिया लगेगा कि स्टॉक प्राइस जब 150, 160, 150, 160, 200 के आसपास था, एवरीबॉडी वाज बेयरिश बट आई वाज बुलिश ऑन दैट। और विद इन 1.5 ईयर, विद इन 1 ईयर यहाँ पर ऑलमोस्ट 100% का गेन है। तो ये ऑलमोस्ट 100%, 80%, 100% का गेन आसानी से नहीं आता, लेकिन आसानी से सिर्फ तभी आता है जब हर कोई किसी अच्छी कंपनी की बुराई कर रहा हो, उस टाइम पर खरीद लो। और जब हर कोई अच्छी कंपनीज की टॉप पर पहुंचने के बाद, यहाँ पर टॉप पर पहुंचना इंपॉर्टेंट है, टॉप पर पहुंचने के बाद जब कोई हर अच्छी कंपनी की तारीफ कर रहा हो, तो समझ लेना कि वो स्टॉक प्राइस के अच्छा होने से कंपनी को अच्छा मानते हैं और स्टॉक प्राइस के बेकार होने से कंपनी को बेकार मानते हैं। जबकि स्टॉक प्राइस और कंपनी को इंडिपेंडेंटली हमें हमेशा देखना चाहिए। अगर कंपनी अच्छी है और स्टॉक प्राइस नीचे है, दैट इज कॉल्ड द अपॉर्चुनिटी टू बाय इन द मार्केट। और वही सेम कंपनी जब वापस से स्टॉक प्राइस ऊपर आ जाए, उस टाइम पर वहां प्रॉफिट बुकिंग बनती है। तो आई एम बुकिंग प्रॉफिट इन आईटीसी। तो यहाँ पर प्रॉफिट बुक करने का जो मेरा रीजन है मैंने आपको बता दिया। आई एम मेकिंग ऑलमोस्ट 100% गेन एंड स्टॉक प्राइस इज ट्रेडिंग एट ए हाई प्राइस नाउ। और यहाँ पर सेल्स में मुझे ग्रोथ नजर नहीं आई है, खासतौर से एग्रीकल्चर बिजनेस में। और जो एफएमसीजी बिजनेस है उसमें कहीं पे भी अच्छा नेट प्रॉफिट मार्जिन है ही नहीं। जितना भी प्रॉफिट आ रहा है एक्चुअल में वो सारा प्रॉफिट, मेजोरिटी ऑफ प्रॉफिट इज कमिंग ओनली फ्रॉम द सिगरेट बिजनेस, जो लिमिटेड ग्रोथ यहाँ पर रखता हुआ नजर आता है। और इस पैसे को निकाल कर कहाँ लगाना है, तो आई एम मेकिंग वीडियोस जो बाकी अपॉर्चुनिटीज हैं। और अभी तक कम से कम 550, 560, 70 वीडियोस हैं अपने चैनल पर। उन सबको देखकर आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कब हमें पैसे लगाने चाहिए, कितनी अपॉर्चुनिटीज मार्केट में है। जैसे बहुत सारे नेम्स को लेकर क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, विवेक भाई वर्लपूल खत्म हो जाएगा क्या, और वैलिएंट ऑर्गेनिक्स खत्म हो जाएगा क्या, या फिर जॉनसन हिटैची कंट्रोल खत्म हो जाएगा क्या, हैथवे, डैन नेटवर्क ये खत्म हो जाएंगे क्या। तो इनकी एक बार बिजनेस ओपन करके देखो। और साथ में एक चीज और देखना कि ओवरऑल स्टॉक मार्केट में जितनी भी टॉप 500 कंपनीज हैं, उनमें से लास्ट 1.5 ईयर में कितनी कंपनीज ने लाइफ टाइम हाई बनाया है। अगर सिर्फ और सिर्फ 500 में से 50-60 कंपनीज ने ही लास्ट 1.5 ईयर में लाइफ टाइम हाई बनाया है एंड 450 कंपनीज ने नहीं बनाया है, एंड दे आर ट्रेडिंग ऑलमोस्ट 20 और 30 और 40% डाउन फ्रॉम द लाइफ टाइम हाई, तो अपना पोर्टफोलियो डाउन होने का रीजन सिर्फ वही है, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन इस बीच में भी इंडिविजुअल स्टॉक्स अपना अपना काम करते रहेंगे। यहाँ पर जब पूरी मार्केट मंदी हो तो उस टाइम पर पोर्टफोलियो को रिव्यू नहीं किया जाता। पोर्टफोलियो सिर्फ तभी रिव्यू किया जाता है जब कोई स्टॉक हमें अच्छा खासा गेन दे रहा हो। क्योंकि हमने जब भी स्टॉक परचेज किया तब बिजनेस को समझकर किया, फाइनेंशियल्स को समझकर किया। स्टॉक प्राइस नीचे आ गया तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, विवेक भाई जो स्टॉक्स नीचे हैं उनको भी तो रिव्यू करो। उनको रिव्यू क्या करूंगा मैं करके, क्योंकि अगर पैसे हैं तो उनको एवरेज कर लूंगा, अगर पैसे नहीं है उस टाइम पर तो उनको एवरेज नहीं करूंगा, क्योंकि लॉस में बेचने की जरूरत नहीं है। जब परचेज किया था तब बिजनेस समझा था, फाइनेंशियल समझे थे, और उस टाइम पर भी जब खरीदा था तब भी सस्ता ही था। अब और सस्ता हो गया तो इसमें किसी की भी गलती नहीं है, ना ही आपकी खरीदने पर और ना ही मेरी अपने पोर्टफोलियो में खरीदने पर। यहाँ पर इसी चीज को समझने की जरूरत है। अच्छी चीज सस्ती होने के बाद और सस्ती हो सकती है, और महंगी चीज, बेकार चीज महंगी होने के बाद और महंगी हो सकती है। हमने क्या करना है, हमने अच्छी चीज को सस्ते प्राइस पर लेना है, और अगर और सस्ता हो जाए तो अगर पैसे हैं तो एवरेज करना है, नहीं है तो चुपचाप लेकर बैठना है, उसका भी वक्त आएगा। मार्केट में लास्ट 1.5 ईयर में तेजी नहीं रही, ओवरऑल सेम ही रेंज में स्टॉक्स रहे हैं, इवन नीचे गए हैं। और नेक्स्ट 1.5 ईयर मुझे ऊपर चलता हुआ नजर आता है। और जनरल इलेक्शंस भी आ रहे हैं, खासतौर से ऐसे टाइम पर मार्केट को बेकार कंडीशंस में जनरल इलेक्शन तक रखना मेरे हिसाब से अच्छा नहीं रहेगा किसी भी फ्रंट पर। चाहे वो हमारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट हो, वो भी अच्छी पॉलिसीज लेकर आएंगे। और जो ब्रोकर्स हैं, जो यहाँ पर स्पेकुलेटर्स हैं, जो गैम्बलर्स हैं, जो बिग बॉयज हैं, ट्रेडर्स हैं, कहीं ना कहीं जो बिग हैंड्स हैं, वो भी प्रॉफिट कमाने के मूड में रहेंगे। शायद किसी ना किसी पॉलिटिकल पार्टी को शायद सपोर्ट करना होगा यहाँ पर। उस बारे में मैं डेफिनेटली कुछ नहीं कह सकता, मीन्स कॉन्क्रीट वे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन एज ए ह्यूमन बीइंग, एज एन ऑब्जर्वर, वी ऑल अंडरस्टैंड कि हर कोई अपनी आइडियोलॉजी से मैच करते हुए, मीट करते हुए जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं कहीं ना कहीं उनको सपोर्ट करती हैं। एवरीबडी डू दैट। तो यहाँ से रैली मुझे नजर आती है अगले 1-1.5 साल में। और मैं अपनी पोजीशंस को होल्ड करके बैठा हुआ हूँ, और जहां भी प्रॉफिट बुक होगा इस तरह से आई विल कीप ऑन मेकिंग वीडियोज। आई विल ट्राई टू मेक फ्रीक्वेंट वीडियोज सो दैट यू कैन कीप ऑन लर्निंग। ये साथ जिंदगी भर का है। थैंक यू सो मच। कल फिर मिलेंगे एक वीडियो के साथ, तब तक जय हिंद।